हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज के माध्यम से पिछले सालों के पेपर्स का सॉल्यूशन देख रहे थे और साथ ही साथ हम आंसर राइटिंग अप्रोच को भी डिस्कस कर रहे थे कि एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम करना है, किस तरीके से लिखना है, चाहे वो 3 नंबर वाले हो, 5 नंबर वाले हो या 7 नंबर वाले। तो इसी सीक्वेंस में आज की हमारी जो क्लास है वो 2024 के आईटी के पेपर पर बेस्ड है। जो आईटी का बोर्ड एग्जाम का पेपर है 2024 का, उसके जो 7 नंबर वाले या 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आज की क्लास में हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको एक बार बता दूं कि हम इसके पहले कौन कौन सी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने इस सीरीज में 2025 का पेपर कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको पूरा पेपर डिस्कस कराया था, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सबसे पहले वाली फर्स्ट क्लास में करवाए थे। उसके बाद मैंने 3 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, फिर 5 नंबर वाले, फिर 7 नंबर वाले, है ना। और इसमें हमने आंसर राइटिंग अप्रोच को साथ में लेकर हम चले थे। इसके बाद हमने 2024 का पेपर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर डिस्कस कराया था कि पेपर में क्या क्या आपसे पूछा गया है। ठीक है, बाइलिंगुअल ना। इसमें सबसे पहले हमने वही सीक्वेंस के साथ ऑब्जेक्ट कंप्लीट करे थे, फिर हमने 3 नंबर कंप्लीट करे हैं, फिर हमने 5 नंबर कंप्लीट करे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम 7 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं, इनको देखने वाले हैं। तो अगर आपने ये प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, 4 क्लासेस आपकी ये हैं और 3 क्लासेस ये हैं, तो ये 7 क्लासेस मेरे द्वारा 12th की अभी तक कंप्लीट आपको कराई जा चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं देखी है तो सबसे पहले आप ये क्लास कंप्लीट करें, उसके बाद आप आज की क्लास में जुड़ रहे होंगे तो आपको पूरा बेनिफिट या पूरा फायदा मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जान लेते हैं कि 7 मार्क्स में हमसे 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 2024 में, वो पूछा गया 7 नंबर में कि फाइल सिस्टम के साथ डीबीएमएस की तुलना करें। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन हमने देखा है। ठीक है, फिर पूछा है पुश और पॉप ऑपरेशन को आपको विस्तार से बताना है, लिखा हुआ है कि इसको डिटेल में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सिलेक्शन सॉर्ट को उदाहरण सहित आपको समझाना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इसके 3 एप्लीकेशंस या अनुप्रयोगों के बारे में आपको विस्तार से क्या करनी है, चर्चा करनी है या बतानी है। और लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है, इसके लाभ एवं हानि को क्या करना है, आपको समझाना है। ठीक है, दूसरी मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई एग्जाम में जो आंसर राइटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको कितना आता है, आपके पास कितना नॉलेज है, ये बात बाद में इंपॉर्टेंट होती है। पहली ही बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी ही सब कुछ होती है। आपकी कॉपी कैसी है, आपने उसको किस तरीके से बनाया है, उसमें कैसे आंसर्स लिखे हैं, वो कॉपी ही चेक होकर आपको क्या कर रही होगी, फाइनली नंबर दे रही होगी, है ना। तो आपके पास कितना नॉलेज है, आपको कौन सा क्वेश्चन कितना आता है, ये बात ठीक है ना, जरूरी है। लेकिन आपने लिखा कितना है और कैसे लिखा है, क्या जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको सबसे पहले लिखा है, क्या उसको हाईलाइट किया है, क्या उसको टू द पॉइंट लिखा है, क्या उसको कम से कम शब्दों में लिखा है, क्या उसमें जहां डायग्राम बनाना था वहां डायग्राम बनाया है। ठीक है, क्या उन चीजों को अंडरलाइन किया है, क्या उसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सारी चीजें जानने के लिए एक सीरीज मैंने बनाई थी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इस सीरीज का नाम है कि बोर्ड एग्जाम में 90+ या 95+ मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। इसमें मैंने लगभग 13 से 14 लेक्चर्स आपकी या क्लासेस के माध्यम से इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने एक सेक्शन आंसर राइटिंग वाला भी मैंने एक पूरी क्लास ली है, जिसमें मैंने हर एक बारीक से बारीक पॉइंट को बताया हुआ है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्या लिखा है या पेपर में क्या किया है, इससे इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें होती हैं जो इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उन चीजों को मैंने विस्तार से बताया हुआ है कि हमें हर एक छोटे से छोटे पॉइंट्स पर चीजों को कैसे करना है, जिससे हम एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो इस सीरीज को आप देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइल सिस्टम के साथ डीबीएमएस की तुलना करें। अब ध्यान देना, एक बात जरा समझना, पिछली क्लास में मैंने 5 नंबर वाले इसी तरह के क्वेश्चन आए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट फॉर्म होता है वो टेबल्स के फॉर्म में आप क्या कर दो, इनको बता दो, है ना, और कम वर्ड में आप ज्यादा नंबर ले आओ। पर क्या ये चीज 7 नंबर में पॉसिबल है? तो मुझे लगता है कि 7 नंबर का क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन होता है, निबंधात्मक क्वेश्चन होता है, जहां पर आपको 200 वर्ड्स में इसको क्या करना होता है, लिखना होता है। तो टेबल्स के फॉर्म में आप लिखोगे तो 150 वर्ड या 100 वर्ड भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, मतलब हम बहुत दूर रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो तुलना वाला अप्रोच है वो एक नया अप्रोच हम लेके आते हैं। हम इसको इस तरीके से लिख रहे होंगे, हम इसको 7 पॉइंट्स में तोड़ लेंगे क्वेश्चन को, है ना। और हर पॉइंट में हम एक लाइन फाइल के बारे में, एक लाइन डीबीएमएस के बारे में, अगले में फिर हम यही करेंगे और ऐसा हम 7वें पॉइंट तक करते रहेंगे और लास्ट में हम एक कंक्लूजन के साथ इसको खत्म कर देंगे। तो हम 7 नंबर के लिए बहुत शानदार आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम के साथ डीबीएमएस की तुलना हमने लिखा,
पहला पॉइंट बना लिया, इसमें हमने लिखा डाटा संगठन, ये हमारी मेन हेडिंग होगी, है ना। इसमें हम डैश करेंगे, अगली लाइन में हम लिखेंगे सबसे पहले फाइल सिस्टम। एक फाइल सिस्टम का कॉलम बन गया, एक सिस्टम बन गया डीबीएमएस का। तो फाइल सिस्टम में बताया कि डाटा अलग अलग फाइलों में संग्रहित होता है, ठीक है। यहाँ भी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखने की कोशिश करनी है। डीबीएमएस डाटा टेबल्स के फॉर्म या टेबल के रूप में व्यवस्थित और संरक्षित या संरचित होता है, ठीक है। अगला पॉइंट बन गया, सेकंड पॉइंट, एक लाइन हमने छोड़ी, अगला पॉइंट बना लिया, डाटा की पुनरावृत्ति यानी रिडंडेंसी। तो फाइल सिस्टम में क्या लिखेंगे, डाटा की पुनरावृत्ति अधिक होती है, डीबीएमएस पुनरावृत्ति कम होती है। तीसरा पॉइंट, डाटा सुरक्षा, फाइल सिस्टम जो है सुरक्षा कम रहती है, डीबीएमएस पासवर्ड व अनुमति के द्वारा अधिक सुरक्षा डाटा बेस जो है डीबीएमएस हमें प्रदान करता है। 3 पॉइंट हो गए। अब चौथे पॉइंट पर जाएंगे, डाटा संगति यानी कंसिस्टेंसी। फाइल सिस्टम में क्या होता है, डाटा असंगत होने की संभावना अधिक रहती है, डीबीएमएस डाटा संगति बनाए रखता है, ठीक है। अगला पॉइंट, डाटा साझाकरण, डेटा शेयरिंग। फाइल सिस्टम डाटा साझा करना कठिन होता है, डीबीएमएस कई उपयोगकर्ता एक साथ डाटा को शेयर या साझा या कर सकते हैं, डाटा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट, बैकअप और रिकवरी। फाइल सिस्टम सीमित सुविधा प्रदान करता है और डीबीएमएस जो है बेहतर बैकअप और रिकवरी सुविधा हमें देता है। जटिलता, फाइल सिस्टम जो है सरल और कम खर्चीला होता है, जबकि डीबीएमएस सिस्टम जो है जटिल लेकिन अधिक प्रभावी और शक्तिशाली होता है। निष्कर्ष, डीबीएमएस फाइल सिस्टम की तुलना में अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित और उन्नत प्रणाली होती है। तो इस अप्रोच के साथ हम अगर चल रहे होंगे, इसमें आप और एक्स्ट्रा लिख सकते हो। मैंने आपको केवल यहाँ मेन पॉइंट्स बताए हैं और मैं आपको ये बता रहा था कि मैं मेन की पॉइंट्स के माध्यम से चीजें आपको टू द पॉइंट या बहुत कम पॉइंट्स में इसलिए बता रहा हूँ कि आप इतने पॉइंट अगर याद रख लोगे तो फिर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन तो हम एग्जाम में बढ़ा ही देते हैं, उन पॉइंट्स को डिटेल में तो लिख ही देते हैं। अगर हम इतना याद रख जाएं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। फिर हम एग्जाम में इसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आंसर राइटिंग में ये अप्रोच ध्यान रखना होता है। मैंने शॉर्ट नोट्स में भी क्या होता है, इसी तरीके से शॉर्ट में आंसर्स बनाते हैं, बिल्कुल है ना, लाइन बाय लाइन। उसमें मेन कीवर्ड्स या मेन पॉइंट्स को हम कवर करके रख रहे होते हैं, बाद में तो हम उसको इंटरकनेक्ट करके एग्जाम में जोड़ देते हैं और एक बड़ा आंसर हम बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इतना भी लिख दोगे तो ये 7 नंबर के लिए सफिशिएंट है। आराम से 6 नंबर तक आप 6.5 नंबर तक आराम से जा सकते हो, ठीक है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि शब्द दिखने चाहिए 200, ठीक है। आपने 150 180 शब्दों तक भी अगर बात रखी है और पूरी बात रखी है, सारी चीज़ें कवर करी है, मैंने 7 पॉइंट बताया, हर पॉइंट पे भी अगर 1 नंबर मिल रहा होगा, तुलना हमने सही करी है, फैक्ट सही बताए हैं, तो हर पॉइंट पे भी 1 नंबर मिल रहा होगा, तो 7 नंबर की जगह 6 नंबर तो कम से कम है ना बनते हैं कि हमें आसानी से मिल रहे होंगे, है ना। हम थोड़ा सा और बेहतर करके पूरे नंबर भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया पुश और पॉप ऑपरेशन को विस्तार से समझाइए, ठीक है। अब विस्तार से समझाइए इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पुश को बता रहे होंगे, पुश ऑपरेशन को बता रहे होंगे अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, फिर हम इसको नेक्स्ट वाले को बता। तो मैं ये मान रहा हूँ कि अगर 7 नंबर के क्वेश्चन में आप देखोगे तो 3-3 नंबर वाले भी अगर 2 सेक्शन आप लिख दोगे तो आप देखोगे 6 से 6.5 नंबर 7 नंबर हम आसानी से लेकर आ सकते हैं, इतना मस्त है। तो पुश और पॉप में आप एक लाइन में बता दो यहाँ पर कि स्टैक जो है एक रैखिक है ना या लीनियर डाटा संरचना है जो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक हमने इंट्रोडक्शन बना दिया शानदार, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे पुश ऑपरेशन। पहला पॉइंट क्या बनेगा, पुश का अर्थ होता है स्टैक के शीर्ष या टॉप पर एक नया एलिमेंट को जोड़ना, ठीक है। जब नया डाटा या एलिमेंट जोड़ा जाता है तो टॉप पॉइंटर एक स्थान आगे बढ़ जाता है, ठीक है। यदि स्टैक पहले से भरा हो तो ओवरफ्लो स्थिति उत्पन्न होती है। इसका उपयोग डाटा को स्टैक में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये हमने बता दिया पुश ऑपरेशन। एग्जांपल बता दें, एक अच्छे से समझा दें। यदि स्टैक में मान लीजिए 10 20 है और हम 30 को पुश कर रहे हैं तो स्टैक जो होगा वो क्या बन जाएगा, 10 20 और यहाँ सबसे ऊपर क्या जाएगा आप देखोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बताएंगे पॉप ऑपरेशन। पॉप का अर्थ होता है स्टैक के शीर्ष से तत्व को हटाना या एलिमेंट को हटाना, ठीक है। तो हटाने के बाद टॉप पॉइंटर एक स्थान पीछे आ जाता है। यदि स्टैक खाली हो और पॉप किया जाए तो अंडरफ्लो की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका उपयोग अंतिम जोड़े गए तत्व को निकालने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल, यदि स्टैक में 10 है 20 है और 30 है और अगर पॉप करें तो 30 यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा और स्टैक में क्या बचेगा, 10 और 20 बचेगा। तो हमने एग्जाम्पल भी बता दिया शॉर्ट में। अब हमने निष्कर्ष बता दिया कि पुश तत्व को या एलिमेंट को जोड़ता है और पॉप तत्व को क्या करता है, हटाता है। स्टैक जो है ये लीफो के सिद्धांत पर कार्यरत होता है या कार्य करता है। इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेक्शन सॉर्ट को उदाहरण सहित समझाइए। ये 7 नंबर में आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सारी चीजें बतानी पड़ेगी, एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा, इसकी मेथड भी बतानी पड़ेगी और ये होता क्या है ये भी बताना पड़ेगा। तो मैंने आपको कहा कि क्वेश्चंस को हमें तोड़ना है। 7 नंबर के क्वेश्चंस को आप कम से कम
3 से 4 सेक्शन में तोड़ लीजिए। सबसे पहले आप परिभाषा बता दीजिए, फिर उसकी कार्यविधि बता दीजिए, फिर उसकी विशेषताएं बता दीजिए, फिर उसका एग्जाम्पल बता दीजिए, फिर उसमें निष्कर्ष बता दीजिए। तो आराम से हम 7 नंबर की तरफ बढ़ सकते हैं, 7 नंबर के लिए क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई भाई? सिलेक्शन सॉर्ट एक सरल सॉर्टिंग या सिंपल सॉर्टिंग मेथड है जिसमें हर चरण में सूची या लिस्ट में से सबसे छोटा तत्व चुनकर उसे सही स्थान पर रखा जाता है। कार्य करने की विधि या स्टेप्स क्या हो गए? सबसे पहले सूची के पहले स्थान से हम शुरू करते हैं, पूरी सूची में सबसे छोटा तत्व खोजते हैं, उस छोटे तत्व को पहले स्थान के तत्व से स्वैप कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है। अब दूसरे स्थान से यही प्रक्रिया हम फिर दोहराते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक पूरी सूची क्रमबद्ध या सॉर्टेड ना हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल या उदाहरण क्या हो गए? एक असंगठित सूची हमारे पास 64, 25, 12, 22 और 11 है। एक एग्जाम्पल हमने बता दिया, एक पेज में पूरा हमने ले लिया और उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। पहला स्टेप, सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पर कौन सा है? 11 है। ठीक है, हम इसको किसके साथ स्वैप कर देंगे? 64 से इसको अदला बदली इसकी कर देंगे। अब नई सूची क्या बन जाएगी? 11 पहले आ गया और ये सबसे लास्ट में चला गया। अब दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा? दूसरे स्टेप में हमारे पास 25 है, 12 है, 22 है और क्या है? 64 है। अब इसमें हमारे पास जो 12 है, ठीक है, क्या है? 12 है। ठीक है, इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 25, 12, 22, 64 में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 12 दिख रहा है। तो 12 को किससे बदलोगे? 25 से बदल दोगे। तो सबसे पहले 11 आया, फिर 12 आया और ये चलेगा कहाँ पर? आपके 3 लास्ट में। 64 तो सबसे लास्ट में ही था। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया? हमारे पास 25 है, 22 है और 64 है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 22 है। तो 22 को किससे रिप्लेस कर देंगे? जो सेकंड लास्ट होगा 25, इससे अदला बदली कर देंगे, ये आगे ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, नई सूची क्या बन गई? 11, 12, 22 ये बन गए हमारे। अब लास्ट कौन से बचे हमारे पास? ये बचे। ठीक है, लास्ट ये बचे। तो इसमें क्लियर ही दिख रहा है कि भाई 25 पहले आएगा, 64 बाद में आएगा, तो आवश्यकता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं चौथे चरण में कि अब सूची जो है पूरी तरह क्रमबद्ध हो गई है, मतलब सीक्वेंस इसका बन गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई? सिलेक्शन शॉर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेक्शन शॉर्ट। ये आपने समझा है? ठीक है, आगे हम क्या कर सकते हैं? विशेषताएं बता सकते हैं कि भाई ये समझने और लागू करने में सरल होता है, छोटे डाटा के लिए उपयुक्त होता है ना, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसकी? ये होती है। ठीक है ना? निष्कर्ष क्या बता रहे हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट में प्रत्येक चरण में न्यूनतम तत्व चुनकर उसे सही स्थान पर रख दिया जाता है। ठीक है, इतना लिखना सफिशिएंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इसके 3 अनुप्रयोग लिखो। तो 3 अनुप्रयोग बोले हुए हैं, है ना। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना है कि भाई क्वेश्चन दो टाइप में इसको क्या कर सकते हैं? 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। पहला जो पार्ट होगा, पहला पार्ट जो होगा, पहले पार्ट में आपसे पूछा इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, तो आप इसको 3 से 4 लाइन में बता दें। फिर इसके बाद इसके 3 एप्लीकेशन आप लिख दें, सफिशिएंट है। इसके बाद इसमें कुछ पूछा भी नहीं और हमें लिखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वह तकनीक है जिसमें विभिन्न भौतिक उपकरण डिवाइसेस जैसे कि सेंसर, मशीनें, वाहन आदि इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं और डाटा का आदान प्रदान करते हैं। इससे उपकरण स्वतः नियंत्रित और मॉनिटर भी किए जा सकते हैं। ठीक है, आईओटी के 3 अनुप्रयोग। सबसे पहला उपयोग, इसका अनुप्रयोग क्या है? स्मार्ट होम या स्मार्ट होम। घर के उपकरण जैसे कि लाइट, पंखा, एसी, कैमरा आदि इंटरनेट से जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा जो स्मार्ट अप्लायंसेज आते हैं, जैसे पंखा है ना, आपके मोबाइल से कनेक्ट है, आप मोबाइल से उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। एसी आपके मोबाइल से कंट्रोल है, टीवी आपके मोबाइल से कंट्रोल है ना। बल्ब जो है वो रिमोट से आपके, है ना, इंटरनेट से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, मोबाइल से दूर बैठकर इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे आप देखते हो वर्तमान में, है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं? फ़ोन से ऑपरेट करते हैं। फ़ोन पे सारी लोकेशन या सारी वीडियो हम देख सकते हैं, उसको एक्सेस हम ले सकते हैं, वहाँ से हम बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें। ठीक है, फिर आता है स्मार्ट हेल्थ केयर। पहनने योग्य उपकरण या वियरेबल डिवाइस जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया, मरीज की हृदय गति, ब्लड प्रेशर आदि की क्या कर रहा है? निगरानी कर रहा है। एक वॉच आपने स्मार्ट वॉच पहन ली, उसी में आपका, है ना, O2 लेवल, सारी चीज़ें आपकी क्या हो रही हैं? उसके अंतर्गत मॉनिटर हो रही हैं। हार्ट बीट मॉनिटर हो रही है, सब चीज़ें उसमें ट्रैक हो रही हैं। बीपी कंट्रोल आप उसमें देख पा रहा। तो इस तरह की चीज़ें हेल्थ केयर के अंतर्गत आती हैं। डॉक्टर को तुरंत डाटा भेजकर क्या हो सकता है? उचित सहायता प्राप्त करी जा सकती है, अपने आप को या खुद की मॉनिटरिंग भी करी जा सकती है। स्मार्ट सिटी, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, स्मार्ट पार्किंग हो गई, है ना। स्मार्ट पार्किंग आप फोन से इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहे हो? चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो। कचरा प्रबंधन है आदि में क्या होता है? सेंसर वगैरह का उपयोग करके इनको बेहतर किया जाता है। संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और समय की क्या होती है? इसमें बचत होती है। तो हमसे 3 पूछे गए थे, सफिशिएंट है। निष्कर्ष बताओगे आईओटी के माध्यम से उपकरण इंटरनेट से जुड़कर कार्यों को आसान, तेज और प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बताओगे स्पाइरल मॉडल की लाभ और हानि। आपसे यहाँ पर पूछी गई कि स्पाइरल मॉडल की लाभ और हानि को समझाइए।
ठीक है। तो एक परिभाषा आप लिख दें सबसे पहले, है ना, कि भैया स्पाइरल मॉडल जो है सॉफ्टवेयर विकास की एक ऐसी विधि है जिसमें विकास प्रक्रिया चक्र या साइकिल के रूप में चरणों में आगे बढ़ती है। प्रत्येक चक्र में हम देखें अगर तो जैसे प्लानिंग या योजना बनाना, जैसे मैंने आपको वाटरफॉल बताया था, ठीक उसी तरीके का, है ना, प्लानिंग, ठीक है, जोखिम विश्लेषण या रिस्क एनालिसिस, विकास, डेवलपमेंट और मूल्यांकन यानी एवेल्यूएशन किया जाता है। स्पाइरल मॉडल के चरण क्या है? सबसे पहले प्लानिंग यानी योजना, आवश्यकताओं को एकत्र करना और लक्ष्य तय करना। जोखिम विश्लेषण यानी रिस्क एनालिसिस, तो संभावित जोखिमों की पहचान करना और उनका समाधान ढूंढना। विकास एवं परीक्षण, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, कोडिंग और जांच, ठीक है। मूल्यांकन यानी एवेल्युएशन, ग्राहक से फीडबैक लेकर सुधार करना इसके अंतर्गत शामिल होता है। लाभ आपसे इसमें पूछे गए और हानि इसमें पूछी गई, तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो लाभ क्या हो गए? जोखिम की पहचान और नियंत्रण पहले ही क्या होता है, इसमें हो जाता है। बड़े और जटिल प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त होता है। ग्राहक की सहभागिता अधिक रहती है। त्रुटियों को समय पर सुधारा जा सकता है। इसके बाद आती है हानि। तो प्रक्रिया जटिल और महंगी होती है, प्रोजेक्ट के छोटे प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है, और अधिक समय और विशेषज्ञता की क्या होती है, एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष क्या बताएंगे? स्पाइरल मॉडल जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त होता है, परंतु इसकी जटिलता और लागत क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए इसको छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह में उपयोग करना क्या होता है, महंगा होता है या सही नहीं होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन ठीक तरीके से समझ में आए होंगे। हमने 3 नंबर डिस्कस किए, 5 नंबर डिस्कस किए और 7 नंबर हमने डिस्कस किए, ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या क्वेरी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मैसेज के फॉर्म में, या आप वहाँ पर अपनी डाउट को या जो भी आपको प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को आप शेयर कर सकते हो। तो टीम के द्वारा वहाँ पर आपको पूरा रिस्पॉन्स दिया जाएगा और आपकी समस्या को, ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, जो भी क्लासेस मेरे द्वारा यहाँ पर ली जा रही हैं या यूट्यूब के ऊपर मैं आपको जो भी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, उन क्लासेस के जो पीडीएफ नोट्स हैं कंप्लीट, वो आप टेलीग्राम से जाकर क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जिसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेक्शन के साथ।